नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे। जो कीवर्ड हैं उनको देखेंगे और चलते हैं आगे। प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द क्या है? धातु। तो देखिए, धातु क्या होते हैं? धातु जिनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते, जो मतलब अपने अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु तन्य होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये भी कुछ धातुओं की नॉर्मल परिभाषाएं हैं। तो जो क्या करते हैं? अन्य तत्वों को प्रोटॉन प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं? धातुएं होते हैं। देखिए, धातु की गुण की बात कर लें। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो आघात का मतलब होता है ठोकर, और वर्धनीयता का मतलब होता है सहन करने की क्षमता। तो जिन भी पदार्थों में ठोकर सहन करने की क्षमता होती है, वो कहलाती उनकी आघात वर्धनीयता। वो धातुओं को आप आसानी से ठोक सकते हैं। अगला देखिए, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तीनना, खींचना, तार बनाना। तो जिन धातुओं के पतले पतले तार बना सकते हैं खींच करके, उस गुण को बोला जाता है तन्यता। अगला है ध्वनिक। ध्वनिक का पूरा संबंध है ध्वनि से। जिनको पीटने पर उनकी विशेष प्रकार की आवाज आए, आवाज को ही ध्वनि बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ध्वनिक। अगर किसी को पीटने से आवाज आती है तो क्या है? धातु है। और अगर नहीं आती है आवाज पीटने से, तो वो अधातु है। जैसे आप लकड़ी को पीटिए, नो आवाज, उसमें वैसी आवाज नहीं आती जो साउंड वाली में आवाज आती है, तो वो क्या है? क्योंकि अधातु है। अब देखिए, अगला है अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु मूल रूप से क्या होते हैं? ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये ऋणायन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? धातु। दूसरी सरल परिभाषा में कह लीजिए, जो विद्युत के कुचालक, ऊष्मा के कुचालक, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, वो क्या होते हैं? आपके अधातु होते हैं। अब देखिए, बात कर लें अपर रूप। अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है जब कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक जब एक से अधिक रूपों में पाया जाए, एक से अधिक रूपों में पाया जाए, तो उसको बोला जाता है अपर रूप। जैसे आप कार्बन के अपर रूप ले लीजिए, तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं। एक तो आपको हो गया ग्रेफाइट। क्या हो गया? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। तो ये क्या है? इसके अपर रूप है। ये आपके कार्बन के अपर रूप हैं। सबका फॉर्मूला सी ही होता है, सबका फॉर्मूला सी। आप ऐसा भी कह दीजिए कि जिनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं? एक से होते हैं, लेकिन उनके भौतिक आकार रूप कैसा होता है? अलग अलग होता है, वो होता है अपर रूप। अब देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अम्लराज। देखिए, अम्लराज आखिर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए बहुत से जो तत्व होते हैं, जो उनको घोलने की क्षमता होती है। जैसे उत्कृष्ट धातुएं, जैसे सोना हो गया, इनको क्या होती है? इनमें घोलने की क्षमता होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मतलब घोलक, अच्छा घोलक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो बात कर लें अम्लराज की, तो इसमें देखिए HCl, HCl व HNO3। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। इसका अनुपात होता है 3:1। मतलब 3 अनुपात किसके होते हैं? HCl के होते हैं, और 1 अनुपात किसका होता है? आपका इसका होता है HNO3 का। तो इसके मिश्रण को क्या बोला जाता है? अम्लराज बोला जाता है। और इसमें उत्कृष्ट धातु जैसे सोना, इनको घोलने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? वह एक्वारेरिया या अम्लराज भी बोला जाता है। अब देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या है? सभी तत्वों को, सभी जो धातुएं हैं, उनको क्या है? एक क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है। कोई ज़्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है, कोई बहुत कम क्रियाशील है, क्रिया ही नहीं करती हैं। आप देखें पोटेशियम, सोडियम, इनको क्रियाशीलता में सबसे ऊपर लिखा है लिथियम, कारण ये बहुत जल्दी से क्रिया कर लेती हैं। सोडियम को आप खुले में नहीं रख सकते हो, तुरंत मतलब क्या करे? आग पकड़ लेगा, तुरंत पिघलने लगेगा। तो इस वजह से क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। फिर आप बीच में आ जाइए, जैसे आपका जिंक है, आयरन है,
ये मीडियम में, ना ज़्यादा क्रियाशीलता रखते और ना कम रखते, ये क्या है, मीडियम में है। आप और नीचे आ जाइए, चांदी और सोना। तो चांदी बहुत कम अभी क्रियाशील है, बहुत कम। आप देखें वर्षों, कई वर्षों की घड़ी रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना और उससे कम, सोना तो क्रिया करता ही नहीं, कोई उसका खराब नहीं होता, समझ रहे ना। तो प्राचीन समय में सोने का यूज क्यों किया जाता था, क्योंकि वो कोई चीज़ खराब उससे होती नहीं, एक बार बना दी आपने तो फिर लाइफ टाइम के लिए कोई खराब होने की जरूरत नहीं है उसके, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता। क्योंकि देखिए चीज़ क्या होती है, खराब किस वजह से होती है, जब वो क्रिया करती है। अगर क्रिया नहीं करेंगी तो वो खराब नहीं होंगी। अब देख लीजिए खनिज क्या है। जिस तरह से खनिज मत किस शब्द से आ रहा है, खोदने से आ रहा है। तो आप भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको क्या बोला जाता है, भूपर्पटी। तो जो भूमि भूपर्पटी है उससे खोद कर जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज। आप कुछ भी निकाल रहे भूमि से खोद के, वो खनिज ही होता है। आप एक बालू की बात कर रहे हैं, खनिज है। आप कोई भी मिल जाए, वो क्या है, आपको खोदा, आपको मतलब सीधा क्या है, खनिज ही खोद रहे हैं आप। अब देखिए वो खनिज में भी क्या होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आपने खुदाई की और आपको क्या मिल गया, हेमेटाइट मिल गया, सिडेराइट मिल गया, लिमोनेनाइट मिल गया, समझ रहे। या फिर आपको और कोई मिल गया, जैसे कोयले में एंथ्रासाइट मिल गया, बिटुमिनस मिल गया, और भी कई धातुओं के ऐसे अयस्क होते हैं। तो देखिए अगर किसी भी जो भूमि से खनिज खोदा गया है उस खनिज में किसी विशेष धातु की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो खनिज भी फिर क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। तो एक वजह से, इस वजह से एक युक्ति होती है कि सभी खनिज, समझ रहे ना, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। आप कहोगे बात तो वही हुई ना, बात वो नहीं हुई। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सब में थोड़ी, सभी खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्योंकि अयस्क होगा तो खनिज तो पहले ही होगा ना, समझ रहे ना। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, कई बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो आ गया समझ में। अब देख लिया होता है गैंग। अब जैसे मान लीजिए आपने खनिज खोदा, आपको अयस्क मिला हेमेटाइट। अब जो कुछ भी मिलेगा उसमें कुछ मिट्टी चिपकी होगी बाहर से, कुछ और चीज़ें अन्य पदार्थ चिपके होंगे, उसको आपने क्या, जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके ऊपर, वो क्या कहलाती हैं, आपकी गैंग कहलाती है। मतलब उसको आप धो करके और किसी भी तरह के उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर, मतलब अभी उसको पिघलाना वगैरह नहीं है, अभी पिघलाना नहीं है। अभी ऐसी भौतिक रूप से जो बाहरी अशुद्धियाँ हैं, मान लीजिए जैसे आपने पत्थर भूमि से निकाला, तो पत्थर, अब आप पत्थर निकालोगे तो ऐसी प्योर पत्थर निकलाएगा, अगर ऊपर तो कुछ तो चिपका होगा, मिट्टी वगैरह चिपकी होगी, तो उसको धो लो दोगे तो वो क्या जो होता है, वो गैंग, वो क्या होगा, गैंग। अब देख लिए भारजन किसे कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब जो सक्रिय श्रेणी में जो धातुएं होती हैं उनको किस तरह से, मतलब उनको प्योर धातु में लाया जाता है, उनका किस तरह से परिष्करण किया जाता है, तो उनके लिए अलग अलग विधियां हैं। जैसे बात कर लो भर्जन की, तो देखिए भर्जन में देखिए क्या होता है, आपको कोई भी मतलब जो अयस्क है, जैसे आपने देखा है जिंक सल्फाइड, ये क्या है, आपका अयस्क है। तो आप इसमें मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का ही यूज करते हैं। ऐसे मतलब जो अयस्क जो किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड में। जैसे जिसमें एस जुड़ा होगा वो सल्फाइड अयस्क हो जाए, जिसमें CO2 जुड़ा है वो कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा, जिसमें O जुड़ा है पीछे वो ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे क्या होते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क, ऐसे कई श्रेणियाँ होती हैं। तो आप जब क्या भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन में क्या हो जाए, जब कोई भी अपन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अर्थात वायु साथ में लेकर के हम उसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो जब वायु के साथ गर्म करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वायु का अणु एस के को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, वो ऑक्साइड में चेंज हो गया। जैसे जिंक सल्फाइड है तो ये किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में। अब आपका एस है तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, SO2, और गैस बाहर कौन सी निकल जाएगी, SO2 बाहर निकल जाएगी। अब देखिए ये निस्तापन। निस्तापन में देखिए करते हैं हम कार्बोनेट अयस्क का उपयोग। किसका करते हैं हम लोग, कार्बोनेट अयस्क का उपयोग करते हैं। तो देखिए कार्बोनेट जब अयस्क का उपयोग करोगे तो कार्बोनेट में क्या रहेगा, CO2 रहेगा, CO3 होता है, तो CO3 रहता है तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और जो जिंक ऑक्साइड और ऑक्साइड में चेंज हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में देख लें भर्जन के, तो देखिए इसका देखें, जैसे ZnS,
जैसे Zn इसी का है ना कार्बोनेट एस देना ZnCO3, ये कार्बोनेट, इसमें देखिए ऑक्सीजन तो नहीं लिया हमने, मतलब निस्तापन किसे कहते हैं, वह कार्बो जब कार्बोनेट एस का, देखो कार्बोनेट एस है, जब इसको हम क्या वायु के अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन तो नहीं हम लिया, इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये किस में चेंज होगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2, समझ रहे ना। तो इसमें कौन सी गैस निकल रही थी, SO2, इसमें कौन सी गैस निकल रही है, CO2। इसमें किस उस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, सल्फाइड गैस का, इसमें कौन से गैस का यूज किया जाता है, कार्बोनेट गैस का, इसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं है। तो ये इसमें कॉमन चीजें। अब होती है देखिए एक थर्मेट अभिक्रिया। थर्म का मतलब होता है गर्म करना, समझ रहे हैं। थर्म का मतलब क्या होता है, ऊष्मा होता है। तो ऊष्मा तुम जानते ही, आप जब किसी को गर्म करो तो वो क्या होती है, फिर वो जो आग उगलती है उसको क्या बोलता है, ऊष्मा बोलते हैं। आपने लोहे को गर्म कर दिया तो फिर क्या निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है। पृथ्वी के सूर्य से किरणों से गर्म हो जाती तो गर्मियों में क्या निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो जब कोई अभिक्रिया इतनी ऊष्मा छेपी होती है कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वे कहलाती है जो बहुत मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा छेपी। तो जब ये बहुत मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं तो उसको बोला जाता है आपकी थर्मेट अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं का उपयोग वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे वेल्डिंग जब करते हैं तो जो वो तार होता है कितना लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, और उससे क्या कर देते हैं, दो उसको जोड़ देते हैं, समझ रहे। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको बोला जाता है थर्मेट। अब आभूषण शुद्ध सोने के क्यों नहीं बनाए जाते। आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं वो क्या है, शुद्ध सोने के क्यों नहीं बनाए। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है और उस 24 कैरेट के आप गहने नहीं बनाते हैं। कारण क्या होता है कि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है। आप अगर गहने बनाओगे ना तो मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब गिर जाएंगे, कि मतलब वो जल्दी उसमें मुलायम बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उसमें क्या कर देंगे, 2 भाग या तो कॉपर मिला दोगे या 2 भाग क्या मिला दोगे, चांदी। इस तरह से कैरेट की मात्रा कितना हो गया, 22 कैरेट हो गया। तो जो आभूषण हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। कोई कोई और 20 के भी बनाए, तो जितने कम कैरेट बनाओगे तो उतना सोने की मात्रा कम होगी, और मतलब उसकी क्वालिटी कम होगी और हार्डनेस बढ़ेगी। तो शुद्ध सोने के इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इस वजह से नहीं बनाते हैं। अब देखिए क्या है, अमलगम क्या होता है। आपने मिश्र धातु तो पढ़ाई है। तो जब 2 धातुएं आपस में मिल जाती हैं, समागी मिश्रण बनाती, तो उसको मिश्र धातु मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक। अब देखिए अगर इस मिश्रण में एक अगर Hg है, Hg का मतलब पारा, समझ रहे ना, मरकरी। तो अगर उसमें किसी का मरकरी का मिश्रण है तो फिर वो मतलब क्या, मिश्र धातु ना होकर के उसको नाम अलग दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है अमलगम। क्या बोला जाता है, अमलगम। वो आप जानते हैं कि जो मिश्र धातु जो मरकरी है वो एकमात्र द्रव धातु है। अब बात कर लेते हैं वेल्डिंग या सोल्डर मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो देखिए सोल्डर का मतलब क्या होता है, टाँका लगाने। आपकी कोई चीज़ टूट फट जाए, छेद हो जाए तो टाँका लगा देते हैं, कि नहीं टाँका। तो वो टाँका किसका लगता है आपका, वो लगता है लेड और टिन का। लेड और टिन से मिलकर के वो बनता है टाँका, जिससे वो छिद्र बंद हो जाता है और वो चीज़ सही हो जाती है। अब देख लेते हैं मिश्र धातु। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आप एक उनके निश्चित 2 या 2 से अधिक धातुओं को आप क्या कर देंगे, उसका समांगी मिश्रण कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी मिश्र धातु। जैसे आप कॉपर को और जिंक को मिला दीजिए तो आपका पीतल बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो इसमें जंग रोधी हो जाएगी, इसमें कोई जंग अंग नहीं लगेगी। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक धातुओं को आप मिला दो तो उनका जो समांगी मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु। अब देखिए होती है एक मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई भी धातु अशुद्ध रूप में नहीं पाई, टोटल प्योर शुद्ध रूप में पाई जाती तो उसको बोला जाता है मुक्त अवस्था। जैसे चांदी देखें, सोना देखें, इनमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, ये बिल्कुल खान से निकलते हैं और सीधे आप इनके सिक्के छाप दो, आभूषण बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और अगला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद।